चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म पर। मेरा नाम है रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा और बहुत ही लाजवाब-सा सेशन। अनन्या राव, गुड आफ्टरनून बच्चे। प्रिया यादव, गुड आफ्टरनून बच्चे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। यकीनन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज अशोक के अभिलेखों के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। अशोक के कुछ शिलालेखों के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं कि अशोक के शिलालेख में कौन-कौन सी चीज़ें रहीं जो चर्चा में रही थी। अशोक के शिलालेख, इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अशोक के शिलालेख, शिलालेख, इस पर हम लोग बहुत ही शानदार प्रकाश डालते हैं और इस पर देखेंगे चीज़ें क्या-क्या रहीं। तो अशोक के शिलालेख में सबसे पहला हुआ शाहबाजगढ़ी। ध्यान रखिएगा कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। ध्यान से सुनिएगा, शाहबाजगढ़ी शिलालेख है प्यारे साथियों। और पूछा जाता है दोस्त ये कहाँ पर है? तो पहली बात तो ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि में, ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है और ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है आप सभी को। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने बहुत अच्छे से कहा कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है और पेशावर पाकिस्तान में है। अगला है मनसेहरा अभिलेख, मनसेहरा शिलालेख। ध्यान से सुनिएगा, मनसेहरा शिलालेख, सेहरा शिलालेख, ध्यान रखिएगा। ये मनसेहरा शिलालेख कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये कहाँ पर है मनसेहरा? तो मनसेहरा जो है प्यारे साथियों ये खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी, ध्यान रखिएगा। और ये खरोष्टी लिपि में प्यारे साथियों कहाँ पर है? तो ये हजारा जिले में है पाकिस्तान में। कहाँ पर है? हजारा जिला पाकिस्तान। ठीक है, हजारा जिला पाकिस्तान में है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, पूरी तरह से आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है अजय, है ना? बहुत गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगला होगा धौली। याद रखिएगा बच्चे, धौली। ये धौली जो है कहाँ पर है प्यारे साथियों? धौली, ये कहाँ पर है? तो धौली है ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ब्राह्मी लिपि में ये कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है, याद रखिएगा। मैसूर कहाँ पर है प्यारे साथियों? मैसूर कर्नाटका में है। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। क्लियर है? ये भी बहुत बढ़िया है। अगला है प्यारे साथियों सुपारा अभिलेख। सुपारा अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सुपारा, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया है प्यारे साथियों, ये थाड़े के पास में है, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, थाड़े के पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आपका एक प्रश्न सीजीएल में, यहां से सीजीएल हो चाहे कोई भी परीक्षा हो XYZ, आपका एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। मेरी गारंटी है यहां से एक प्रश्न जो है बना दूंगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलेगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब बात आती है अशोक के स्तंभ लेख की, यानी कि लघु अभिलेख की, जिसमें भाब्रू अभिलेख, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख, लघु अभिलेख, लघु अभिलेख, याद रखिएगा, लघु अभिलेख या कह सकते हैं अशोक के स्तंभ लेख। इसमें पहला है भाब्रू अभिलेख। कौन सा है प्यारे साथियों? भाब्रू अभिलेख, याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। क्लियर है? भाब्रू अभिलेख है, याद रखिएगा बच्चे। ये राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को, इसमें अशोक ने खुद को, खुद को, खुद को सम्राट, मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट बताया है, बताया है।
क्लियर है। दूसरा जो मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, एक बात और बताऊं, भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। ये सारी बातें आपको लिखनी है, भाब्रू अभिलेख के संदर्भ में ही सारी चीजों को आप लोगों ने बताना है। ठीक है। इसी में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है, धम्म और संघ की चर्चा की है। बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है, याद रखिएगा। अशोक के 7 स्तंभ लेख भी हैं, लघु अभिलेख भी है, ध्यान रखिएगा। अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ये 7 स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? पहला है रुम्मिनदेई अभिलेख, रुम्मिनदेई अभिलेख, रुम्मिनदेई अभिलेख, ध्यान रखिएगा। रुम्मिनदेई अभिलेख पहला मिलेगा, रुम्मिनदेई अभिलेख, ये अफगानिस्तान के कांधार में है। कांधार में है। ठीक है, कहां पर है? कांधार में, काबुल कांधार, ये जो सीमा है पूरी अफगानिस्तान में वाली बार वहां पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये अरमाइक लिपि में है और ये सबसे छोटा अभिलेख है, यह अरमाइक लिपि में है। अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि कैसी होती है बेटा? अरमाइक लिपि होती है मतलब संकीर्ण छोटी सी भाषा उसमें लिखी जाए, अरमाइक लिपि में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा अभिलेख है, यह सबसे छोटा अभिलेख है, छोटा अभिलेख है, अभिलेख है। क्लियर है, ये सबसे छोटा अभिलेख है, याद रखिएगा। और ये एकमात्र अभिलेख में है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है, इसमें आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है, आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। चर्चा है। क्लियर है। फिर आएगा कौशाम्बिक अभिलेख, दूसरा कौन सा है? कौशाम्बिक अभिलेख, इसे आप सेकंड पेज पे लेके आइए। दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख, कौशाम्बिक अभिलेख। क्लियर है। इस कौशाम्बिक अभिलेख की चर्चा करते हैं, यूपी में है, यूपी में। और प्यारे साथियों, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारवाकी द्वारा, इसमें अशोक ने अपनी कारवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, चर्चा की है। क्लियर है, दिए गए दान की चर्चा की है। अतः इसे रानी की अभिलेख भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेगा। अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया और इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है, ये बात आपको लिखना है। तीसरा है टोपरा,
ध्यान रखिएगा टोपरा अभिलेख, याद रखिएगा तीसरा है टोपरा अभिलेख। क्लियर है? तीसरा कौन सा है? टोपरा अभिलेख, याद रखिएगा इस बात को, टोपरा अभिलेख। अब ये टोपरा अभिलेख क्या कहता है? पहली बात तो ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में है, याद रखिएगा। हरियाणा वाले टोपा लगाते हैं, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिरोज शाह तुगलक ने, ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने यूपी में फिरोजाबाद को बसाया था। और आपको पता होना चाहिए फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, चूड़ी उद्योग के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे ने दिल्ली के दिल्ली के कहां पर? तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। करा दिया। क्लियर है? करा दिया। फिर ध्यान रखिएगा चौथा आएगा मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख, मेरठ अभिलेख ये क्या कहता है? पहली बात तो ये यूपी में है प्यारे दोस्त, ध्यान रखिएगा। और ये कहता क्या है? पहले यह मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या किया है बच्चे? दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। कर दिया, ठीक है, स्थापित कर दिया या करा दिया, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको मेंशनोइट करनी है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में। पांचवा अभिलेख होगा रामपुरवा अभिलेख। पांचवा अभिलेख कौन सा है? रामपुरवा अभिलेख, ध्यान रखिएगा रामपुरवा अभिलेख। ये आपको रामपुरवा अभिलेख भी प्यारे साथियों ठीक ऐसे ही लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? रामपुरवा अभिलेख ये क्या कहता है दोस्त? ये बिहार के, पहली बात तो चंपारण में है, यह बिहार के चंपारण में है। चंपारण में है, ध्यान से सुनिएगा। और इसकी खोज 1872 में 1872 में एक नाम है काजरायल या कारलायल, कारलायल ने की। की कारलायल ने की थी, ध्यान रखिएगा। फिर है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ ये भी एक है प्यारे साथियों। इसमें क्या मिलेगा? ये बिहार के चंपारण में है। चंपारण में है। क्लियर है? ये कहां पर है? बिहार के चंपारण में है, याद रखिएगा। सर एक कूना अभिलेख एक और मिलेगा, सर एक कूना अभिलेख। अभिलेख क्लियर है? कौन सा है? सर एक कुना अभिलेख। सर एक कुना अभिलेख क्या कहता है? यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है, यह अफगानिस्तान के
कांधार से मिला है। मिला है। क्लियर है। और आपको बता दूं मैं, कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा था कि संसार के सभी मानव मेरी संतान यानी कि पुत्र है, और मैं एक मां की भांति उनके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूं। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे के योग धाम को देखकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त करता हूं। अब आप आएंगे हाँ मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की ओर। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था क्या कहती है मेरे भाई? तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पहली बात तो एग्रीकल्चर था। ध्यान रखिएगा, खेती की शुरुआत हम लोग कर चुके थे। तो सीधी बात है, कृषि इस समय की मुख्य आधार होगा। और कृषि होगी तो कृषि होगी किससे? तो पशुपालन से होगी, यानी कि कहीं ना कहीं गाय बैल ये सब मिलते होंगे, तो पशुपालन भी होता होगा। तथा कारखाने। प्यारे साथियों, कृषि पशुपालन और कारखाने ये यहाँ की मुख्य व्यवस्था का प्रमुख आधार था। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था उस समय वो था तक्षशिला। क्लियर है। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिखिएगा, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में, मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती को आवेद मात्रक कहा जाता था। और इस समय भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग कौटिल्य के अनुसार या 1/4 भाग जो है लिया जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा। बिक्री का कर मूल्य का 10वां भाग होता था। भूमि माप करने वाले को रज्जू कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, भूमि माप वाले कर को क्या कहा? भूमि माप वाले कर को रज्जू कहा जाता था। भूमि माप वाले कहा जाता था। क्लियर है। भूमि माप वाले कर को रज्जू कहा जाता था, टैक्स को रज्जू कहा जाता था। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। बलि जाता था। क्लियर है। और प्यारे साथियों, अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। ये बात भी ध्यान रखिए। मान लीजिए अकाल पड़ गया, तो अकाल में भाई कोई व्यक्ति क्या ही टैक्स देगा? तो उस समय अकाल को क्या करते थे? अकाल आते ही टैक्स को फ्री कर देते। अब बात करते हैं मौर्यकालीन मुद्राओं की। तो मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा पड़थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मौर्यकाल की, ये स्टार बना लेना भैया, 5 स्टार। मौर्यकाल की मौर्य काल की क्या कहा गया है? राजकीय मुद्रा। तो राजकीय मुद्रा क्या थी बच्चे? राजकीय मुद्रा पड़ थी, याद रखिएगा, पड़ थी। क्लियर है। राजकीय मुद्रा कौन सी थी? पड़ थी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था करता था, चांदी का सिक्का हुआ करता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूद दर्शक कहा जाता था। लेकिन जरूरत नहीं है, इस समय चांदी की मुद्रा को कासारपड़ कहा जाता था। इस समय चांदी की मुद्रा को
कहा जाता था। क्लियर है, कासारपड़ कहा जाता था। और सोने के सिक्कों को स्वर्ण एवं सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निष्क कहा जाता था। निष्क कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को इस समय मास्क या काकनी कहा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी मेरे भाई? तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था और राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। अशोक के दरबार में 18 उच्च अधिकारी थे। कितने थे? टोटल 18 उच्च अधिकारी थे। प्रश्न एसएससी में और यूपीएसआई में पूछा गया है कि भाई अशोक के दरबार में कितने अधिकारी थे। तो अशोक के दरबार में कुल 18 अधिकारी थे। 18 अधिकारी थे जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। कुछ अधिकारियों के, जैसे अमात्य। अमात्य प्रधानमंत्री को कहते थे बच्चे। प्रधानमंत्री को अमात्य कहते थे। क्लियर है? अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री। दूसरा है पुरोहित। ये धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। क्लियर है? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान या प्रमुख होता था। सेनापति, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। प्रधान होता था। क्लियर है? युवराज यानी कि राजा का पुत्र होता था। राजा का पुत्र। क्लियर है? युवराज यानी कि राजा का पुत्र होता था। ये बात समझ गए हैं? समाहर्ता। समाहर्ता किसको बोलते थे? बताइए भाई। आय का संग्रहकर्ता यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। ध्यान रखिएगा। अशोक के, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। इसमें से प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा आपका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए बच्चे, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। वैसे तो 18 थे, लेकिन 18 को मैंने नाम नहीं लिखाया है। मैंने मात्र 5 लोगों का नाम लिखाया है। इसमें से प्रश्न आपका फंस जाएगा। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई इकाई क्या थी मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, इकाई जो थी वो क्या थी? ग्राम थी, याद रखना। ग्राम थी। क्लियर है? ग्राम थी। और ग्रामों के मुखिया को ग्रामिक कहलाता था। ग्रामों का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। क्लियर है? प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों को
अध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर है। इनकी संख्या 26 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। 26 थी जो प्रमुख हैं। देखो, इन 26 में से जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे बेटा, उनके भी थोड़ा सा नाम बता देता हूं मैं। पहला मिलेगा इसमें सीताध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। पहला मिलेगा क्या? सीता अध्यक्ष, यानी कि सीताध्यक्ष। क्लियर है। ये सीताध्यक्ष क्या करता था बेटा? ये कृषि विभाग का प्रमुख होता था। कृषि विभाग का प्रमुख होता था ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। सीता अध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का प्रमुख। राजछिन कौन होता था? पुलिस विभाग का प्रमुख। राजछिन, ध्यान रखिएगा, राजछिन ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। विभाग का प्रमुख होता था। क्लियर है। इसके अलावा गूढ़ पुरुष, ये गुप्तचर होता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर होता था। क्लियर है। गूढ़ पुरुष गुप्तचर होता था। इसके अलावा समाहर्ता, समाहर्ता टैक्स या कर संबंधी होता था। कर संबंधी होता था। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष होता था। ध्यान रखिएगा, क्या होता था बच्चे? ये कोषाध्यक्ष होता था। अब लास्ट आएगा आप सभी से, आप कहेंगे गुरुजी इतनी व्यवस्था अच्छी थी इसकी, एक बात बताओ यार कि ये इसके फेल्यूर के क्या कारण रहे, इसके पतन के क्या कारण रहे, आखिर ये बताएं हमें। तो प्यारे साथियों, मौर्य वंश के पतन के कई कारण थे, जैसे कि अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। मैंने बताया था कि अशोक युद्ध करना छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? युद्ध करना छोड़ देगा, और वो ईमानदारी से जीवन जीने लगेगा। ये सबसे बड़ा कारण था। देखिए दोस्त, राजा जब युद्ध करना छोड़ दे तो समझ जाएगा कि पतन निश्चित है। दूसरा, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। क्या कहा मैंने? अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, यानी कि ये बौद्ध धर्म के प्रति बहुत झुकाव था इसका। तीसरा, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। क्लियर है। मैंने क्या बताया? कि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ध्यान रखिएगा। और प्यारे साथियों, यही बात कि सबसे बड़ा कारण जो था इसके पतन का, सबसे बड़ा जो कारण था वो था अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना। यानी कि अशोक के बाद जो भी व्यक्ति आया वो पूरी तरह से अयोग्य था, और जितने भी अधिकारी उसके उसमें साम्राज्य में थे वो सारे भ्रष्ट थे। इस वजह से क्या हुआ? ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से क्या हुए? ये पूरी तरह से खत्म हो गए। प्यारे साथियों, इस प्रकार आज हमारा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत लाजवाब सेशन था। आप लोग बताएं, आप सभी को मौर्य समाज, ये मौर्य जो शासन है वो समझ में आया था या नहीं आया था? फटाफट फटाफट बताएं, ये मौर्य साम्राज्य समझ में आया था या नहीं आया था? जल्दी से बताएं, ये मौर्य साम्राज्य कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आया? दोस्त फटाफट फटाफट बताएं, जल्दी से सभी साथी बताएं, मौर्य साम्राज्य समझ में आ गया कि नहीं आया? आपको एक बात बताऊं, ये आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक है ये। तो प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको इतने लंबे समय तक खींचा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं बेटा। 2 से 3 प्रश्न आपके इससे 100% बन जाएंगे। ठीक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चीजें आप बहुत अच्छे से करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। समझ में आया कि नहीं आया ये और जल्दी से बता दीजिए मुझे। चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का सेशन रखते हैं यहीं पर, कल से होगा एक नया सेशन शुरुआत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, और देखो जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित चीजों को पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैं टेस्ट कभी भी
ले सकता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी टेस्ट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलेगा। कल भी टेस्ट हो सकता है, परसों भी टेस्ट हो सकता है, तो अपनी ईमानदारी से अपनी चीजों से बेफिक्र होकर के टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट की तैयारी पूरी रखना और टेस्ट को अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। बेटा मुझे आइडिया नहीं है राजस्थान जीके की क्लास कब आएगी, बेटा मुझे तो आइडिया नहीं है। मैनेजमेंट से बात करिएगा एक बार आप। चलिए मैं एक बार आपकी बात पहुंचा दूंगा, ठीक है। मैं आपकी बात को पहुंचा दूंगा इंदर भाई, आपकी बात को पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है।